दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के बारे में, जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी है। और इसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है दैट सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का यूज करके मुस्लिम महिलाएं डिवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मेंटेनेंस लेना अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं का फंडामेंटल राइट है। अब भले आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। बेसिकली मामला क्या है? मामला हैदराबाद से है। बेसिकली वहां पे एक आदमी ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दिया। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया और फैमिली कोर्ट ने यह कहा कि यस, 10,000 रुपए हर महीना हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना है। अब इस डिसीजन को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के जजमेंट को सपोर्ट किया, अपहेल्ड किया और यह कहा कि यस, 10,000 रुपए अपनी पत्नी को देने पड़ेंगे। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी ने यह कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर में मेंटेनेंस मांग ही नहीं सकती। उनको जो मेंटेनेंस मिलता है वो एक दूसरे कानून के अंडर में मिलता है, जो है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसीलिए उस महिला का क्लेम बिल्कुल इलीगल है। लेकिन कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और यह कहा कि सेक्शन 125 मुस्लिम महिलाओं पे भी लागू होता है। तो बेसिकली सेक्शन 125 है क्या? If any person having sufficient means neglect or refuses to maintain his wife, then a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such a person a monthly allowance for the maintenance of his wife at a monthly rate as the magistrate thinks. तो बेसिकली आर्टिकल ये कहता है कि अगर किसी आदमी के पास साधन है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट करता है, उसको मेंटेनेंस देने से रिफ्यूज करता है, तो जो लोकल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो उस आदमी को डायरेक्ट कर सकते हैं, उस आदमी को फोर्स कर सकते हैं कि अपनी पत्नी को मंथली रेट जो भी मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे वो आपको देना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 125 है ना भैया, वो रिलीजियन न्यूट्रल है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, आपने अगर डिवोर्स दिया है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सो बेसिकली मेंटेनेंस कब तक देना पड़ता है? डिवोर्स के बाद, जब तक वो महिला दोबारा से शादी नहीं करती है, जब तक उसकी रीमैरिज नहीं होती है, तब तक ये मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे वो 2 महीने हो, 2 साल हो, 10 साल हो। तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो अब यहां पे बात आती है 1986 के एक्ट की। इससे पहले थोड़ा सा आपको शाहबानो केस समझना पड़ेगा, जो कि 1985 के अंदर में आया था। तभी एक ऐसा ही केस हुआ था। एक आदमी ने अपनी पत्नी को, जिसका नाम था शाहबानो, उसको ट्रिपल तलाक दिया। मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने उस समय पे भी कहा था कि सेक्शन 125 के अंडर में मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन उस समय राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोर्ट के इस जजमेंट को रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ लेके आए। वो लॉ पास करवाया और उसमें यह कहा गया कि जो मुस्लिम महिला है वो सेक्शन 125 के अंदर अप्रोच नहीं कर सकती है, उसको यहां पे मेंटेनेंस लेना पड़ेगा 1986 के एक्ट में। सो बेसिकली 1986 का सेक्शन 3 ये कहता है कि एक मुस्लिम महिला को डिवोर्स के बाद सिर्फ 3 महीने तक, जो कि इद्दत पीरियड होता है, तब तक ही उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। उसके बाद वो कहीं और शादी कर सकती है। तो 3 महीने के दौरान, ये जब मतलब इद्दत पीरियड के दौरान जब तक मेंटेनेंस दिया जाता है, ये यूजली महर के बराबर होता है। महर मतलब शादी के टाइम जितना डाउरी दिया गया था, तो यूजली उसके बराबर होता है। तो बेसिकली कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 125 है ये 1986 के एक्ट को अपोज नहीं करता है, उसके रिवर्स नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम महिला को ऑप्शन देता है कि वो चाहे तो 1986 के एक्ट के अंदर में मेंटेनेंस ले, मतलब इद्दत पीरियड तक, चाहे तो सेक्शन 125 के अंडर में ले, या फिर दोनों के अंडर में भी ले सकती है। तो एक बेसिक सा सवाल ये उठता है कि इद्दत पीरियड के बाद, मतलब 3 महीने के बाद, वो महिला, जो मुस्लिम महिला है, डिवोर्स के बाद अपना पेट कैसे पाले, अपने आप को सस्टेन कैसे करे। 1986 का आर्टिकल ये कहता है कि 3 महीने के बाद हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद उस महिला के जो रिलेटिव है, या तो यो उसको मेंटेन करें, या फिर उसके जो बच्चे हैं, अगर वो काम धंधा करते हैं, नौकरी पेशा है, वो उसको मेंटेन करें। उसके हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये कहता है कि देखो भाई, अभी क्या होगा, जो पुरुष अपनी महिला को ट्रिपल तलाक दिया करते थे, उसको महर दिया करते थे इद्दत पीरियड के दौरान, अब वो ऐसा करेंगे नहीं। अब वो तलाक लेने की बजाय सीधा अपनी पत्नी को अबेंडन कर देंगे।
ना तो तलाक लेंगे, ना उसके साथ रहेंगे, ना उसको खर्चा पानी देंगे, ना उसको मेंटेनेंस देंगे। पहले कम से कम इद्दत पीरियड के दौरान आपको महर के बराबर मेंटेनेंस तो मिल जाता था ना, फिर आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे जो है वो देखा जा रहा है। एक क्रिटिसिज्म जो है वो रिलीजियस हो सकता है, क्योंकि कुरान के अंदर इद्दत पीरियड के बाद मेंटेन करने का कोई प्रोविजन होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये रिलीजन की बात ही नहीं है, ये एक महिला की डिग्निटी की बात है, ये उसके फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये उसके ह्यूमन राइट्स की बात है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सेकुलर लॉ होता है वो रिलीजियस लॉ को प्रिवेल करता है। जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, और या फिर वीमेन राइट्स की बात आती है, तो सेकुलर लॉ ज्यादा ऊपर होता है रादर देन द रिलीजियस लॉ। तो इस प्रिंसिपल या इस डॉक्ट्रिन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को दिया है। तो सेक्शन 125 के अंडर में मुस्लिम महिला को भी वैसे ही मेंटेनेंस मिलेगी जैसा दूसरे धर्मों की महिलाओं को पहले से मिला करती थी। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।